जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके सर में। आए दोस्तों, देखिए आज हम फिर लेकर आ गए हैं साइंस के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है पूछे गए हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो मिट्टी का तेल होता है, जो केरोसिन ऑयल होता है, वो जो लालटेन की बत्ती होती है उसमें किस गुण के कारण वो ऊपर की ओर चढ़ने लगता है? वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है जिस प्रॉपर्टी से मिट्टी का तेल आपका क्या करता है, ऊपर की ओर चढ़ने लगता है लालटेन की बत्ती में? तो वो प्रॉपर्टी होती है कैपिलैरिटी। क्या बोलते हैं इसको? कैपिलैरिटी इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको बोलते हैं केशिकात्व। तो जो कैपिलैरिटी आपका प्रॉपर्टी होता है, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, कैपिलैरिटी। ओके, ये कैपिलैरिटी प्रॉपर्टी की वजह से केशिकात्व जो हमारा गुण है, इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, जो मिट्टी का तेल होता है वो लालटेन की बत्ती में क्या करता है, ऊपर की ओर चढ़ने लगता है और लालटेन क्या करता है आपका, उसकी जो बत्ती है वो जलकर हमको प्रकाश प्रदान करती है। और देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा, जो सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है, जो सेकंड लोलक होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है रेलवे के कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। सिंपल सा ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 2 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 सेकंड। तो सेकंड लोलक का जो आपका आवर्तकाल होता है उसका 2 सेकंड होता है। ओके, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, एक झूला है, ठीक है, एक झूले पर एक या कई व्यक्ति अगर एक साथ झूला झूल रहे हैं, किसी झूले पर चाहे एक व्यक्ति झूला झूल रहा हो चाहे एक से अधिक व्यक्ति झूला झूल रहे हो उसी झूले पर, तो झूले के आवर्तकाल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? देखिए जो आवर्तकाल होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। देखिए T इक्वल टू होता है 2 पाई √L अपॉन G। ये होता है हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। और हम लोग फॉर्मूले में देख पा रहे हैं कि कहीं भी हमारा मास से रिलेटेड कोई भी टर्म्स नहीं है, द्रव्यमान से रिलेटेड कोई भी टर्म्स यहाँ पर नहीं है। मतलब जो हमारा टाइम पीरियड है ये किसी भी प्रकार से द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए एक झूले पर चाहे कितने भी लोग बैठ जाएं, उस झूले की आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ पर फॉर्मूले में देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसमें हमारा कहीं पर भी एम वर्ड नहीं आया। एम क्या है? हमारा मास है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये मास पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए एक झूले पर चाहे एक व्यक्ति झूले चाहे अनेक व्यक्ति झूले, झूले का आवर्तकाल वही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक पिंड अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन जब हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसी भी पिंड का उसकी जो माध्य स्थिति मतलब बोल सकते हैं आपका, जो उसकी ओरिजिनल जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं माध्य स्थिति। जैसे सपोज करिए ये है हमारा मार्कर, मार्कर को भी हम कुछ नहीं किए सिवाय इसको पकड़े हुए हैं, तो ये इसकी क्या है? माध्य स्थिति है। ओके, तो माध्य स्थिति से अगर हम इसको विस्थापित करें, डिस्प्लेस करें, तो ये जहां पर जा करके दोबारा रिटर्न होना स्टार्ट करेगा ना, तो प्रेजेंट सिचुएशन से लास्ट सिचुएशन तक जहां तक ये विस्थापित हुआ है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, मतलब आयाम बोलते हैं। ओके, तो किसी भी पिंड का जो उसकी माध्य स्थिति से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, अधिकतम जो विस्थापन होता है ना, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। ओके, किसी भी पिंड का या किसी भी कण का उसके माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होता है उसको क्या बोला जाता है? तो आयाम कहा जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ओके, अब देखिए झूले से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका है। एक लड़की है, झूले पर ये खड़ी है। ओके, झूले पर ये लड़की खड़ी है। सपोज करिए कि वो जो लड़की है वो झूले पर बैठ जाए, तो क्या होगा? तो जो झूला है ना उसका जो टाइम पीरियड है, जो उसका आवर्तकाल है ना, वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? देखिए जब लड़की झूले पर खड़ी है ना, तो जो झूले की जो लंबाई है, जो झूले पर लड़की खड़ी है तो जो झूले की लंबाई है वो आपका क्या है? वो आपका कम है। ठीक है, जब झूले पर लड़की खड़ी है
तो उसकी जो बॉडी का वेट होता है ना, वो पूरी तरह से प्रॉपर उस पर वेट नहीं डालता है, इसलिए जो झूले की लंबाई होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो झूले पर बैठ जाएगी तो जो आपका लंबाई है, उस आपका झूले का जो झूले का लंबाई है ना, वो लंबाई बढ़ जाएगा। और सपोज करिए कि अगर यहाँ पर हम एल की वैल्यू बढ़ेगी, सपोज करिए यहाँ पर 2 था अब 4 हो गया, तो इसका एल की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लेंथ बढ़ने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के, तो एल बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा। देख पा रहे हैं ना, इसलिए इसका जो आवर्तकाल ये बढ़ जा रहा है। तो झूले पर खड़ी है तो जो झूले की लंबाई है उसके ऊपर उतना लंबाई का कोई इफेक्ट नहीं है, जितना सिचुएशन प्रेजेंट सिचुएशन में है वो तो है ही। लेकिन जैसे ही लड़की झूले पर बैठेगी तो वो जो झूला है उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, और झूले की लेंथ बढ़ते ही लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के। एल बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, मतलब अगर झूले की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो टी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के। आप लोग यहां से देख भी पा रहे हैं। तो लेंथ जैसे ही बढ़ेगी टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। इसलिए जब झूले पर लड़की खड़ी थी तो उसके आवर्तकाल जितना था उतना तो था ही, लेकिन जैसे ही लड़की झूले पर बैठ जाती है ना, तो झूले का जो लेंथ है, जो लंबाई है झूले का, वो बढ़ जाता है, और झूले की लंबाई बढ़ते ही जो आवर्तकाल है झूले का वो भी बढ़ जाता है। ओके, तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि एक लड़की झूले पर खड़ी है, जब वो बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो झूले का आवर्तकाल भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि लंबाई बढ़ जाएगी। लंबाई बढ़ने से उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लंबाई और जो टाइम पीरियड है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक क्वेश्चन इसी में और आता है, यहां पर लड़की क्या है? झूले पर खड़ी है। उल्टा क्वेश्चन एक और आता है कि एक लड़की झूले पर बैठी है, एक लड़की झूले पर बैठी है और वो अचानक से क्या करती है? खड़ी हो जाती है। तो क्या होगा? देखिए, जब झूले पर बैठी थी तो उसकी बॉडी का पूरा वेट झूले पर था और झूले की लंबाई जितनी प्रॉपर थी वो तो थी, लेकिन जैसे ही लड़की झूले पर खड़ी हो जाएगी ना, उसकी जो नॉर्मल सिचुएशन में लेंथ थी झूले की ना, वो थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, क्योंकि जो पूरे बॉडी का वेट पड़ रहा था अब वो उतनी पूरी नहीं पड़ेगा। देखिए, जब ये लड़की खड़ी हो जा रही है ना, तो उसकी जो लेंथ होगी झूले की वो थोड़ी कम होगी, तो जो एल कम होगा तो टी भी कम होगा, मतलब लंबाई कम होगी झूले की तो टाइम पीरियड भी कम होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो, एल बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, एल कम होगा तो टी कम होगा। तो जैसे लड़की झूले पर बैठी थी वो खड़ी हो गई तो एल क्या हो गया? कम हो गया। तो एल कम होते ही क्या हो गया? टाइम पीरियड भी कम हो गया। तो अगर झूले पर लड़की बैठी है, खड़ी हो गई, तो आपका जो आवर्तकाल है वो तो घट जाएगा, क्योंकि लंबाई घट रही है तो आवर्तकाल भी घटेगा। लेकिन यहां पर सिचुएशन कुछ अलग है कि लड़की झूले पर खड़ी थी पहले, अब उसके बाद क्या कर रही? बैठ रही है। तो बैठने से क्या हो रहा है? उसकी बॉडी का पूरा वेट उस झूले पर पड़ रहा है और झूले की लंबाई बढ़ रही है। तो लंबाई बढ़ रही है तो इसलिए आवर्तकाल भी बढ़ रहा है। और इससे पहले अभी हम क्या बताएं कि झूले पर लड़की क्या थी? बैठी थी। तो बैठी थी तो लंबाई कुछ और थी, लेकिन जैसे ही लड़की खड़ी हो गई झूले की लंबाई भी कम हो गई, और जैसे झूले की लंबाई कम हुई आवर्तकाल भी घट गया, क्योंकि ये घटेगा तो ये भी घटेगा। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ, वही कहावत है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। जो दूध से मक्खन निकाला जाता है, दूध से जो मक्खन अलग किया जाता है, ये किस विधि से किया जाता है, या इस विधि को क्या बोलते हैं? ये होता है अपकेंद्रण, अपकेंद्रण विधि, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मेथड। और एक इसी पे और काम करता है जो वॉशिंग मशीन होता है। ओके, जो वॉशिंग मशीन से हम लोग कपड़ा साफ करते हैं, ये किस प्रोसेस से काम करता है? तो ये भी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल मेथड से ही आपका काम करता है। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि जो दूध से मक्खन अलग होना किस विधि से होता है? तो अपकेंद्रण विधि। दूसरा क्वेश्चन इसी में एक और पूछता है कि जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन जो कपड़ा साफ करता है वो किस सिद्धांत से काम करता है या फिर किस विधि से काम करता है? तो वो होता है अपकेंद्रण विधि, सेंट्रीफ्यूगल मेथड इसको बोलते हैं। एक इसी पर आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, उसको बोलते हैं अपकेंद्रण पंप। ठीक है, वो भी आपका अपकेंद्रण विधि से ही क्या करता है? काम करता है। ठीक है, अब आता है कोणीय संवेग। ओके, क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर मोमेंटम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो कोणीय संवेग है ना, इसकी डायमेंशन बीमा इसकी बार बार पूछी जाती है। कोणीय संवेग की बीमा क्या होती है? तो वो होता है ml² t⁻⁻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 ⁻
T⁻⁻1। ये निकाला कैसे जाता है, निकाल सकते हैं आप। देखो जो कोणीय संवेग होता है इसको हम लोग J से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है MVR, मॉस वेलोसिटी रेडियस। तो मॉस का तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम उसका यूनिट होता है, तो इसको कैपिटल M लिख देंगे। V क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड, सेकेंड का क्या हो जाएगा टाइम, और ये क्या है रेडियस, रेडियस एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा मीटर। तो ये कैपिटल M हो गया केजी वाला, मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर, और मीटर को हम लोग किस में लिखते हैं, लेंथ में L, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे का ये जो T है ऊपर चला जाएगा, T⁻⁻1। ऐसे निकाला जाता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है और सबकी आपको यूनिट पता है तो आप आराम से डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा कोणीय संवेग का बीमा आता है ml² T⁻⁻1। ओके, अब देखिए आता है चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो वेट होता है ना, पृथ्वी पर जितना वेट होता है उसका 1/6 चंद्रमा पर पाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हमारा वेट इस धरती पर 600 kg है, सपोज करिए कि हमारा जो वेट है धरती पर 600 kg है, और अगर हम चंद्रमा पे चले जाएं तो हमारा वेट कितना हो जाएगा, जस्ट इसका 1/6 हो जाएगा। 600 का 1/6 निकाल दीजिए, देखो 6 या 6 कटेगा 100 टाइम्स में, तो मतलब चंद्रमा पर जो हमारा वेट है 100 kg होगा। ओके, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो किसी भी, चाहे कोई बॉडी हो चाहे कोई भी हम लोग ह्यूमन बॉडी हो, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, भार, वेट जिसको बोलते हैं। और वेट क्यों चेंज होता है, क्योंकि अलग अलग जगह पर जो ग्रेविटी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो वेट होता है W क्या होता है mg। ओके, तो ये m तो कांस्टेंट रहता है, m कहीं नहीं बदलता है, ठीक है। हमारा वेट जितना है उतना तो रहेगा ही रहेगा। भैया चंद्रमा पर जाने से हमारे अंदर क्या कुछ हो जाएगा कि हमारा वेट घट जाएगा, नहीं, वहां का जो ग्रेविटी होता है कुछ अलग होता है, उसलिए वहां पर हमारा वेट कम हो जाता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है इस ग्रेविटी पर, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो वेट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट शो करता है। मॉस कभी चेंज नहीं होता है, किसी भी बॉडी का जो मॉस होता है वो हमेशा सेम रहता है। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, बदलता है तो क्या, केवल भार बदलता है, वेट बदलता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में आता है कि द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा सेम होता है, भार चेंज होता रहता है। अब देखिए क्वेश्चन आपका आता है, पानी का 1 मोल में कितने अणु हैं, पानी के 1 मोल में कितने अणु हैं, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था RRB जेईई में, ठीक है। तो जो देखो कोई भी चीज का 1 मोल, जैसे मैं अपना 1 मोल बोलूं, किसी का भी 1 मोल बोल दे, तो उसमें जो मोल के अणु होते हैं वो फिक्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम लोग अवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको अवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AN से, A फॉर अवोगाद्रो, N फॉर नंबर, इसको बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। ये अवोगाद्रो नंबर अवोगाद्रो नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था अपना। इन्होंने बताया था कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके 1 मोल में जो अणुओं की संख्या होगी ना वो यही होगी 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे मैं बोल दूं जो नाइट्रोजन अणु है, ओके, अगर मैं यहां पर नाइट्रोजन अणु लिखूं N2, तो नाइट्रोजन अणु के 1 मोल में कितने अणु होंगे, तो यही होगा 6.022 इंटू 10⁻23। मैं किसी भी चीज को बोल दूं उसके 1 मोल में कितने अणु होंगे, तो यही होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, जैसे मैं बोल दूं अमोनिया के 1 मोल में कितने अणु होंगे, NH3 जिसको बोलते हैं अमोनिया को, इसके 1 मोल में कितने अणु होंगे, यही होगा। किसी का भी 1 मोल है तो उसके में यही अणु हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन दोस्तों। 1 मोल गैस का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। ओके, 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। ओके, अमोनियम सल्फेट के 1 अणु में कितने परमाणु हैं, ओके, ये अमोनियम सल्फेट है, इसके 1 अणु में, 1 अणु मतलब इसके आगे ना तो 1 2 लगा है, ना तो 3 लगा है, ना तो 4 लगा है, तो मतलब कि ये कितने अणु हैं,
केवल एक अणु है। तो इसमें परमाणु कितने हैं ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए परमाणु कैसे काउंट करते हैं हम लोग। पहले यहाँ देखिए एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन मिलके कितने हो गए 5। और ये दोनों क्या है ट्वाइस में, मतलब 5 दूनी के 10 हो गया। 10 तो यहाँ पर हो गए, एक सल्फर 11 और 4 ऑक्सीजन 15। फिर से काउंट करिए, हाइड्रोजन 4 1 नाइट्रोजन 5 हो गया, और ये ट्वाइस है मतलब ये दोनों 2 बार है, तो 5 दूनी के 10 हो गया ये। तो 10 यहां से और एक 11 सल्फर और 4 हाइड्रोजन, तो 11 और 4 15। तो मतलब जो अमोनियम सल्फेट है इसके एक अणु में कितने परमाणु हैं 15 परमाणु हैं। ओके, ये हमारा कितना परमाणु है अमोनियम सल्फेट में 15। ओके, अब देखिए जो एल कक्षा होती है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए कक्षाएं हम लोग जानते हैं कैसे होती हैं, के एल एम एन ऐसे होता है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए के एल एम एन। तो जो के कक्षा होती है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8, चौथे वाले में 18, पांचवी वाले में 18, छठवें वाले में 32। इसी तरह से क्या होता है हमारा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरी जाती है। तो एल वाले में पूछा, तो एल में कितना है अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 भरे जा सकते हैं। ये एग्जाम में हमेशा आता है। अभी तो कि एल वाले में पूछा है, एम में पूछ सकता है, एन में पूछ सकता है, ओ में पूछ सकता है। तो मैक्सिमम यही एम और एन ओ के इन्हीं तीनों में चारों में पूछता है। ठीक है, तो 2 8 8 18 18 32 ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 2 8 8 18 18 32, और उसको क्रम से के एल एम एन ओ पी आप लिख सकते हैं। तो के में हमारा कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है 2, एल में 8, एम में 8, एन में 18, ओ में 18 और पी में 32। 2 8 8 18 18 32। तो एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 8 होती है। ओके, अब देखिए एक तत्व है, ठीक है, एक तत्व ए है, इसका जो फॉर्मूला बनता है A2O5 बनता है। तो इसमें पूछा कि जो ए है ना इसकी संयोजकता बतानी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी। एक तत्व ए है, इसका जो फॉर्मूला दिया है A2O5 दिया है, ये इसकी संयोजकता पूछ रही किसकी ए की। देखिए अभी तो ए पूछा है, आपसे ओ का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों बताता हूं कि कैसे आप निकाल सकते हैं। पहले आप ए लिखो और उसके बाद ओ लिखो। देखिए जो संयोजकता जब होता है किसी भी आपके एलिमेंट का ना, वो जब कंपाउंड बनाते हैं, जब यौगिक बनाते हैं ना, तो वो क्रॉस में क्या करते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। मतलब कि ये जो 5 था ना किसका इलेक्ट्रॉन था, ये ए का था, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका था ऑक्सीजन का था। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन आपका एक हो गया और ऑक्सीजन का 2 हो गया। तो जब कंपाउंड बनता है यौगिक बनता है ना, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके साथ आता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ आता है। तो यहाँ पर ए के साथ 2 हो जाता है और ऑक्सीजन के साथ कितना हो जाएगा 5। तो हमसे पूछा किसका संयोजकता है ए का, तो ए का संयोजकता कितना हो जाएगा 5। ऑक्सीजन का पूछता तो ऑक्सीजन का कितना हो गया है 2। तो ये क्रॉस में चलते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक और लिख दूं, x और y लिख दूं, और मैं यहाँ पर 3 लिख दूं, यहाँ पर 2 लिख दूं। तो अगर मैं पूछूं कि y की संयोजकता बताइए कितनी है, तो y का यहाँ रहा होगा जो कि यहाँ आया है, तो यह मतलब कि यहाँ पर y का कितना है 3 है। अगर x का पूछे तो x का यहाँ होता है और यहाँ पर नीचे आता है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी यौगिक की संयोजकता निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला A2O5 है, इसमें A की संयोजकता कितनी हो जाएगी 5 यहां से। ओके, अब देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम में कि एक कोई तत्व X है जो कि उसकी संयोजकता कितनी है पंच संयोजी, मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं X है, इसकी संयोजकता कितनी है 5 है। और एक Y है जो कि क्या है द्विसंयोजी, मतलब इसकी संयोजकता कितनी है 2 है। तो पूछ रहा है कि जो यौगिक बनेगा ना उसका सूत्र पूछ रहा है। तो अभी मैंने बोला कि संयोजकता क्या होते हैं क्रॉस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये जो 2 है इसके x के साथ आएगा और ये जो 5 है ये y के साथ आएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा x2y5। ये 2 x के साथ आ गया और ये 5 y के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा x2y5। ये हमारा यौगिक का सूत्र बन जाएगा।
क्रॉस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जो एक्स का होगा वो वाई पे चला जाएगा, जो वाई का होगा वो एक्स पे चला जाएगा। ओके, अब देखिए आता है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशतता। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं, तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक वेट कितना है। एटॉमिक वेट पता होगा तो आप परसेंटेज आराम से निकाल लेंगे। जैसे देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है 16। तो एक ऑक्सीजन के एटम का 16 एटॉमिक वेट हो गया, तो 2 ऑक्सीजन के एटम है तो 16 दूना के 32 हो गए क्या आपके ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट। तो 32 ऑक्सीजन का और 12 कार्बन का, तो 32 और 12 कितने हो गए 44। तो टोटल 44 में कार्बन कितना भाग है 6, तो 6 तो एटॉमिक नंबर हो गया, लेकिन इसका एटॉमिक वेट कितना होगा 12। और इसके प्रतिशतता निकालने तो 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी। देखो इसको 4 से काटिए, 4 के 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ओके, अब देखो इसको 11 से 100 को क्रॉस करें, 11 9 सा 99, 1 आएगा डेसिमल लगेगा 0 आएगा, 11 1 सा 11। तो अगर आप 9.1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, तो हमारा परसेंटेज कितना आ जाएगा 27.3। ओके, देखिए ये जो 9.1 आया है इसमें जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशतता कितनी है 27.3% है। ठीक है, 27.3%। अब आता है हाइड्रोजन को जो एक समस्थानिक है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम। देखो हाइड्रोजन के मेनली 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम। इनका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, जगह भी तो नहीं है, चलिए हम यहां लिखते हैं 1H2 सॉरी 1H1। ये 1H1 किसका हो गया, ये प्रोटियम का हो गया। 1H2 ये किसका हो गया, ड्यूटेरियम का हो गया। 1H3 ये किसका हो गया, ट्राइटियम का हो गया। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, और ये जो हाइड्रोजन का ये तीसरा समस्थानिक है ना, ये रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो होता है 1H3 ट्राइटियम जिसको बोलते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन का दूसरा आपका समस्थानिक है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1 ही है, और इसका एटॉमिक वेट कितना है 2। तो हम लोग जानते हैं एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, तो एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होता है। ओके, तो प्रोटॉन भी 1 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो ड्यूटेरियम होता है, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है कि जो ड्यूटेरियम का जो ऑक्साइड होता है, ओके, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, भारी जल, D2O जिसको बोलते हैं। ठीक है, D2O ये है क्या, भारी जल। ये इसका काम क्या है, ये भारी जल मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ओके, नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, ये भारी जल मंदक के रूप में काम करता है। अब ये मंदक के रूप में कैसे काम करता है, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना या फिर उनको कम करने का, रोकने का काम करता है ये ड्यूटेरियम का ऑक्साइड भारी जल। ओके, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को D2O, जैसे H2O को हम लोग वाटर बोलते हैं, और इसी तरह D2O को हम लोग क्या बोलते हैं, भारी वाटर बोलते हैं, या फिर भारी जल बोलते हैं, हैवी वाटर जिसको बोलते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है इसके ड्यूटेरियम में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, तो 1-1 होगा। ठीक है, अब आता है किस प्रकार का जो ऊतक हो, ठीक है, किस प्रकार का जो टिश्यू है, जो नारियल को हम लोग जब छीलते हैं तो हम लोग छीलते समय उसमें देखते हैं ना भूसी की तरह निकलता है ना, रेड रेड का, तो वो जो नारियल की जो भूसी बनाता है ना, वो कौन सा टिश्यू होता है कि जो उस भूसी को बनाता है, तो वो होता है हमारा स्क्लेरेनकाइमेट्स फाइबर। ओके, जो स्क्लेरेनकाइमेट्स फाइबर होता है वही टिश्यू क्या करता है, उस नारियल की भूसी को बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में दोस्तों कि जो
नारियल की भूसी बनती है वो किस प्रकार की ऊतक से बनती है? तो स्क्लेरेनकाइमेट्स फाइबर की टिश्यू होती है, उसी से ये हमारी भूसी बनती है। ओके, अब देखिए कौन सा जो ऊतक है वो कोशिका विभाजन करवाता है। ऐसा कौन सा ऊतक है जो कि सेल डिवीजन करवाता है? तो वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको विभज्योतक ऊतक। ओके, विभज्योतक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विभज्योतक मतलब विभाजन करने का काम करवाता है। ठीक है, तो ये जो विभज्योतक ऊतक है जिसको हम लोग इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करवाता है? कोशिका का विभाजन करवाता है। और यही कोशिका विभाजन खास तौर से जो प्लांट होते हैं उनके रूट और सूट में होता है। ठीक है, जो रूट होती है जो कि जड़ें अंदर जाती हैं, और जो सूट होती है जो कि प्रकाश की ओर ऊपर की ओर निकलती हैं, ये रूट और सूट की टिप पर जो ऊतक पाया जाता है ना, वो यही विभज्योतक ऊतक ही पाया जाता है, जिससे कि सूट और रूट दोनों में कोशिका विभाजन होता है और दोनों ही क्या करते हैं? वृद्धि करने का काम करवाते हैं। ठीक है, तो कोशिका विभाजन कौन करवाता है? ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। विभज्योतक ऊतक कोशिका विभाजन करवाता है। अब देखो, जो तना है या जड़ है, जो उनका जो घेरा बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं वार्षिक वलय। वार्षिक वलय जो होता है जिससे कि पेड़ों की आयु भी ज्ञात की जाती है, वो कौन सी ऊतक का बना होता है? तो वो हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बना होता है, पार्श्व विभज्योतक ऊतक का बना होता है। ये जो हमारा तने में या जड़ में जो घेरा बना होता है, राउंडिंग राउंडिंग जो सर्कल बना होता है ना, जिसको हम लोग वलय बोलते हैं, वार्षिक वलय, तो वो वार्षिक वलय कौन सी ऊतक से बनता है? तो वो बनता है हमारा पार्श्व विभज्योतक ऊतक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से वो हमारा बनता है। ठीक है, रूट के टिप या सूट के टिप में ये हमने आपको बता ही दिया है यहाँ पर। ठीक है, कि जो रूट का टिप होता है, जो जड़ें अंदर की जाती हैं, उसकी जो टिप होती है, और जो सूट होता है, जो तना वाला भाग होता है, जो ऊपर की ओर आता है, उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो उसमें विभज्योतक ऊतक पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी मैंने यहाँ पर बताया आपको कि जो रूट टिप होता है, जो सूट टिप होता है, इनमें कोशिका विभाजन होने से क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ होती है, पौधों की लंबाई बढ़ती है, पौधे विकास करते हैं। तो वो विकास करने का काम कैसे करेंगे? जब तक उनकी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होगा। ओके, जब कोशिकाओं में विभाजन होगा तभी तो वो क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे, बढ़ेंगे। तो वो कोशिका विभाजन किससे होता है? तो विभज्योतक ऊतक से होता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर यहाँ पढ़ा ना कि जो कोशिका विभाजन है वो कौन सा ऊतक करवाता है? तो यह विभज्योतक ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को ये जो मैंने आज नॉलेज दिया आप लोगों को, आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। और आप जो भी रेलवे की एग्जाम अभी देने वाले हैं ना, आरआरबी, जेईई, एलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, उन सभी एग्जाम में आपको इनमें से बहुत ही मदद मिलने वाला है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज सपोर्ट करिए और बने रहिए हमारे साथ। रेलवे को धुआं धुआं कर देंगे और सिलेक्शन तो लेकर जाएंगे। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।